सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सभी सुनने वाली हमारे सखियों को, सहेलियों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। मंदाकिनी जी आपको भी नमस्कार। और हाँ, सभी को हेल्दी नमस्कार। भाई आप जब भी आती है ना तो माहौल में काफी हेल्दी बातें करती है और माहौल को हेल्दी बना देती है। जी बिल्कुल, वो बहुत जरूरी भी है ना मंदाकिनी जी, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलो एक बात मैं आपसे कहना चाहती थी दीपा, कि जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा तो आज हम शॉपिंग करने चलेंगे, ठीक है? शॉपिंग? हाँ, हाट बाजार। हाट बाजार? अरे वो तो बहुत दूर है मंदाकिनी जी, वहाँ क्यों? अरे क्या बात कर रही हो, फिर कहाँ चलना चाहती हो? अरे मॉल है ना, मॉल वो पास वाला, वहीं चलते हैं। मॉल तो सेल भी चल रहा है वहाँ। अरे मॉल पिछले महीने ही गए थे हम, पता है ना, और कितना एक्सपेंसिव है वहां पर, कितना महंगा मिलता है सब कुछ। और चलो ना हाट बाजार ही चलते हैं, वो बड़ा मजा आएगा, इतना सामान मिलेगा, क्लासिक सामान मिलता है वहां पर। अरे कहाँ हाट बाजार है, आप लेके बैठ गई हैं। ऐसा करिए ना, एग्जीबिशन है यहीं पे पास में ही लगी, वहाँ जाते हैं। ओहो, क्या नया भी आया है वहाँ पर, चलिए। अब एग्जीबिशन की बात करने लगे तो हाट बाजार से क्यों नफरत है आपको? अरे हाट बाजार से नफरत नहीं है, अरे कितनी दूर है, कितनी धूप है, आप ये तो देखिए मंदाकिनी जी। और जाएंगे फिर खाना पीना भी करना पड़ेगा, वो अलग खर्चा। तो एग्जीबिशन कौन सी पास है जिसका इतना बड़ा वो कर रही हो? वहां पर भी जाने के लिए अपने को मेट्रो लेना पड़ेगा, कहीं से जाना पड़ेगा। सोचिए ना कितना टाइम खराब होता है। मेट्रो में इतना खर्चा नहीं है, प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे अच्छे आए वहाँ। भाई कहना नहीं मानती हो, तुम्हारे पास तो देखा जाए ना कोई बात कहनी ही नहीं चाहिए। शिकायतों की गठरी हो गठरी। अरे कहाँ गठरी, हम तो बिल्कुल सही रास्ते बता रहे हैं आपको। क्या रास्ते बता रहे हैं? जब भी कोई बात कहो तो ये नहीं, वो नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं। अरे हर चीज में कोई ना कोई मीन मेक निकालती रहती हो। अरे थक भी जाते हैं ना, और इतना शौक भी नहीं है दूर जाकर खरीदने का। हर समय शिकायतों को लेकर बैठी रहती हूँ, जखीरा जिसे हम कहते हैं। अरे कभी तो मान लिया करो, कभी तो एक अच्छी प्यारी सी दोस्त हो, हमेशा बोर करती हो। अरे आप कहाँ बोर करते हैं, आप भी तो हमारी दोस्त है, अब हमने कहाँ शिकायत की बताइए। अरे चलो अब ज्यादा बातें मत बनाओ, कहाँ जाते हैं मुझे तो पता नहीं। ये तो बता दो कम से कम कि आज किन किन विषयों पर हम बातचीत करने वाले हैं। अरे हाँ, वो हम जरूर बता देते हैं। तो बताओ। अब आपको लग रहा है कि हम शिकायत की गठरी खोले, हालांकि हम वो खोले तो नहीं थे। अब आपको लग रहा है तो ठीक है। तो लेकिन चलिए, अच्छा पर्यटन में बब्बर घाटी तो चलेंगे आप हमारे साथ? जाएंगे, क्या करें, जाना पड़ेगा। अब दोस्त है तो चलिए, वहां चलना ही पड़ेगा। अब ये मत कहना आपकी मुझे कोई पसंद नहीं करता। हाँ ये तो बात सच है, मुझे कोई वाकई पसंद नहीं करता। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये मेरा निजी अनुभव है। और हम अपने श्रोताओं से भी चाहते हैं कि वो अपने निजी अनुभव हमसे, जो निजी उनकी बातें हैं, शेयर करें कि उन्हें कोई क्यों पसंद नहीं करता। हाँ, और अगर ऐसा लगता है आपको कि नहीं ऐसा नहीं है तो वो भी बताइएगा। हाँ। और साथ में शिकायतों की जो गठरी खोल आज जो खोली थी हमने, इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या आपके घर परिवार रिश्तेदार में कोई ऐसा है जो हर चीज में कहीं ना कहीं तकरार लेके बैठ जाते हैं? तो वो बात बताइएगा जरूर। मतलब कोई बात पे सहमति होती ही नहीं है। घर में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि आप उनसे कुछ भी कह दें, वो हर बात पे मीन मेक निकालेंगे, असहमति जताएंगे, और तो और त्योरी चढ़ा के नेगेटिव वातावरण पैदा कर देते हैं। जी है ना? जी बिल्कुल। तो आपके घर में क्या कोई ऐसा प्राणी है जो बात का बतंगड़ बना देता है? इस बारे में हम आपसे विचार आमंत्रित कर रहे हैं। जैसा कि अभी दीपा ने देखो बात का बतंगड़ बना के रख दिया, यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, वहां चलेंगे, यहाँ चलेंगे। अब पता नहीं श्रोताओं हम कहाँ जाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए। चलिए। जी तो ऐसे यार से तौबा और आप इस प्यार से तौबा। आप हमसे तौबा कैसे कर सकती हैं? आपको हमारा छोड़ ऐसा नहीं है कि वो तो बातें जाने वाने वगैरह की हैं। ये जो शिकायत
हैं वो जो दूसरों जो कमी ढूंढते हैं ना अक्सर वो स्वभाव बन ही जाता है। हाँ ना, घर में, आसपास में, पास पड़ोस में, कहीं हम काम करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। मतलब वो हर में नकारात्मक ही आपका उनका रूप रहता है, और दूसरों में कमी ढूंढने वाले भी अक्सर जो है शिकायती स्वभाव के लोग हमें मिल जाते हैं। बिल्कुल, और एक अलग सी त्योरी चढ़ी रहती है उनकी, है ना। वो लगता ही नहीं है जो शिकायत करते हैं, तकरार करने वाले को ये पता ही नहीं चलता है कि कहाँ खूबसूरत सा चेहरा बिगड़ता चला जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि आप भले ही कितने खूबसूरत हो लेकिन आपका व्यवहार उतना ही बुरा है, गंदा है, तो वो खूबसूरती आपकी खत्म होती जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं दीपा जो बहुत साधारण होते हैं जी, लेकिन उनके बोलने का अंदाज, उनका स्वभाव, उनकी मधुर बातें जो है हमारा उनका ध्यान लोगों को खींच लेती हैं वो जी। बिल्कुल। अब देखिए ना, हम जैसे सुबह सुबह आए, हम ऑफिस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अब बातचीत कर रहे हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं कैसे हैं, तो एक स्वाभाविक सा जवाब होता है हम बिल्कुल ठीक है ना। और दिन के चले आगे जब अगर दोस्ती बहुत थोड़ी करीबी वाली, तब हम बात कर भी देते हैं कि अरे कल रात देर हो गई, काम बहुत ज्यादा था, तो आज हमको थकान हो रही है। लेकिन मिलते ही आप सीधे ये अगर ढो दे सामने वाले के ऊपर, अरे उलाहना भी, और शिकायतें खुद के लिए करने लग जाए, हमारा तो सर बहुत दर्द हो रहा है, कल हमें बहुत नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बहुत तो थक गए, आपसे दूर भागने लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। 24 घंटे जो माथे पर त्योरी चढ़ाता रहता है, ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करता जी। और इनका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। आप अच्छे दोस्त हों या आप अच्छे रिश्तेदार हों या आप करीबी हों, लोग आपसे कतराने लगते हैं जी। और दूसरों को शिकायतों के बदले उनमें अच्छा ही देखिए ना, हर समय शिकायत की पोटली लेकर बैठे ही रहते हैं कुछ लोग। उनके पास शिकायत के अलावा कुछ होता भी नहीं है। असल में वो कुछ और सोच भी नहीं पाते शायद, क्योंकि वो एक हैबिट से बन गई है, आदत से बन गई है, तो उसी मोड़ पे या यूं कहें कि उसी राह पे ही चलते हैं। अब ऐसे में देखिए ना, सामने वाले में जो अच्छाइयां हैं वो नजर ही नहीं आ रही, और वो नजरअंदाज होती चली जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे में माहौल कितना गंदा हो जाता है, माहौल कितना खराब हो जाता है। आप शिकायतों की गठरी लेकर बैठे हैं और आपकी शिकायत एक हुई नहीं, दूसरी शुरू, दूसरी नहीं तो तीसरी शुरू। आप कहीं ना कहीं यही ढूंढते रहते हैं कि मैं कब, कहाँ, कैसे उंगली दूसरों पर उठा सकता हूँ, उनकी कमी उनको बता दूं, उनको मैं कैसे बेइज्जत कर सकता हूँ, या यूं कहें कि उनका अपमान कैसे कर सकता हूँ। आपने उनकी अच्छाइयों को भुला दिया, उनके त्याग तपस्या को आप भुला देते हैं, दोस्ती को आप भुला देते हैं, रिश्तों को आप एक कोने में पटक देते हैं, और अपनी जो नकारात्मक आदत है उसको बनाए रखना आप बड़ा गर्व महसूस करते हैं। बिल्कुल, यानी कि शिकायतों की गठरी को हमें थोड़ा सा संभाल के थोड़ी छोटी करना। आपकी शिकायतें अगर जायज हैं तो सही बात है कि शिकायत होनी भी चाहिए, लेकिन शिकायतों की पोटली आपके पास रहती है 24 घंटे, आप शिकायतों से बाहर कोई बात ही करना पसंद नहीं करते, तो फिर लोग आपसे धीरे धीरे कटने शुरू हो जाएंगे और आपके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, और छवि भी धूमिल होने लगती है, छवि धूमिल होती है, इमेज खराब होती है। बिल्कुल। और जैसे अभी आपने कहा ना कि आपके पीठ पीछे वो बातें करेंगे, अरे देखो, या दूर से वो दिख गए, अरे देखो ये आ गए, और कहीं नाम भी रख दिया जाएगा, वो आ गई शिकायतों की पोटली, यहाँ से हटो। बिल्कुल बिल्कुल, लोग दूर भागते हैं जी। लोग आपको समझ लेते हैं कि आपके पास क्या मुद्दा है, आप किस तरह की बातें करते हैं जी, किस तरह की माहौल पैदा करते हैं, तभी लोग आपके नजदीक भी आते हैं। बिल्कुल। और एक संदेश है इसमें, वो पढ़ दे। ये एक हमारी सखी लिख रही हैं कि उनको ये शिकायत है, शायद ये शिकायत ही बता रही हैं कि हम लड़की हैं पर लड़कों को बहुत महत्व देते हैं। जब लड़का बड़ा हो जाता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, और लड़की बड़ी हो जाती है तो थोड़ी सी परेशानी माँ बाप को लगने लगती है। तो ये एक शिकायत के तर्ज पे ही इन्होंने शायद लिखा है, क्योंकि इसके आगे पीछे उन्होंने कुछ नहीं लिखा, तो वो किस संदर्भ में लिखा है वो हमें जरूर बताएं। बिल्कुल नहीं, वो उनका कहना यही है, इनकी एक शिकायत है कि भी लड़कियों को जो है तवज्जो नहीं दी जाती है। अगर आपके घर में लड़का पैदा हुआ है तो ज्यादा खुशी बनाई, यानी कि वो एक शिकायत बता रही है। हाँ, एक शिकायत है जी। और एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो एक दूसरे से बात तो करते हैं, शायद ये वही शिकायत ही तो है जो हम एक दूसरे से जुड़े रहने का भरपूर प्रयास करती है। जब उन शिकायतों की गठरी लेकर हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे, फिर गठरी खोलकर हम एक दूसरे को शिकायतें सुनाएंगे, एक शिकायत तुम सुनाना, एक शिकायत मैं सुनाऊं, बस बुढ़ापे में शिकायतों का पुलिंदा यूं ही कम करते जाएंगे।
बिल्कुल सही कहा कि जो जवानी है आपकी उसको तो आप अच्छे से बताइए, मस्त होके खुशी के साथ, क्योंकि वो पल फिर नहीं आने हैं। बिल्कुल। जब बुढ़ापा आएगा उस वक्त बैठिए, बुढ़ापा भी अच्छे से बिताइए, लेकिन हाँ कुछ लम्हे आप पुरानी बातों को लेकर बैठ सकते हैं कि अरे काश ऐसा हो जाता तो हमारा जीवन और सुधर जाता। लेकिन आपने जवानी में भी शिकायतों की पोटली का एक अंबार लगा रखा है शिकायतों का, तो आपकी जिंदगी कैसे निकलेगी हुजूर? जी बिल्कुल, ये तो खुद उन्हें ही सोचना होगा। और देखिए, एक और ये संदेश है कि जीवन ईश्वर का अनमोल उपहार है और उसे कैसे जीना है इसका तरीका सही होना चाहिए। आप अपनी सोच बदलकर जीवन जिए, अलग ही आनंद मिलेगा। इसके लिए अपने अंदर देखें तो आपके प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। तो जो हो गया उसे भूल आगे जीवन जिए। अक्सर लोग पिछली बातों को लिए बैठे रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो पीछे जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। आगे जीवन कैसे खुशहाल बनाना है ये समझना जरूरी है। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसे स्वेच्छा से स्वीकार ना करते हुए हम दूसरों की चीजें देखते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, अपने आप से खुशी नहीं रहते, मतलब अपने आप से खुश नहीं रहते। इसलिए हमको अपने जीवन से इतनी शिकायतें रहती हैं। अब एक देखिए छोटा सा एक संदेश आया है कि मेरी शिकायतों की गहरी जो गठरी है वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो साहब हम इनसे, हमारे श्रोता से पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या क्या शिकायतें, वो भी तो लिख के बताइए कि आपकी क्या शिकायतें हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि शिकायत करने में एक बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, ये एक अलग नजरिया। हाँ, शिकायतें करना हमारा स्वभाव जो बन चुका होता है, ये मानना कि परिस्थितियों ने, समाज ने, पूरी दुनिया ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, ये कहकर हम अपने आप को बड़ा ढांढस बंधा लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हम जब ये शिकायत करते हैं कि हम शोषित हैं, तब हम ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया से अब हम कुछ भी छीन सकते हैं क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर उन चीजों की ओर देखें जो हमें उपहार स्वरूप मिली हैं, सिर्फ भेंट है, जिनके लिए शायद जो योग्यता का या पात्रता चाहिए वो हम में नहीं थी, फिर भी हमें मिली है। और बहुत सी चीजें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमको भेंट में मिली हुई हैं, तब हम शायद शिकायतों को कम कर पाएंगे और पाएंगे कि हम ज्यादा खुश हैं और हम मुस्कुरा भी सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, शिकायत, आप गीत सुनाना चाहती हैं कि एक संदेश लेने? बताइए, लीजिए। यहाँ पर शिकायत के प्रकार बताएं। वैचारिक, सामाजिक और सर्वकालिक, ये प्रकार हैं शिकायत के। मन मस्तिष्क में शिकायतों की गठरी तैयार होना स्वाभाविक विविध भारती पर आप अक्सर सुनते हैं गीतकार एस.एच. बिहारी। इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं दीपा।
और देखिए एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं। चलिए, जैसे हमने बताया कि 100 किलोमीटर दूर ही है और शिमला के मौसम की तरह ही पब्बर घाटी में भी गर्मियों में मौसम बहुत अच्छा रहता है। यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि सर्दियों में यहाँ बर्फबारी हो सकती है। अब इस क्षेत्र के लिए मानसून का जो मौसम है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस वक्त आप न जाएं। अभी जा सकते हैं आप, मार्च से लेकर के जून के आसपास तक जा सकते हैं जी, क्योंकि मानसून के वक्त यहाँ पे भूस्खलन जो स्लाइड्स हो जाते हैं वो उसका भी बहुत डर बना रहता है। और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर पब्बर घाटी घूमने के लिए, जैसे अभी बात कर रहे थे ना, वसंत गर्मी का मौसम है, यानी यही मार्च और जून के बीच में, और यहाँ पर अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहता है और सबसे कम 18 डिग्री तक भी जा सकता है। आसपास का मौसम साफ रहता है, दिन भर हवा खूबसूरत रूप से रहती है, ठंडी चलती है, और बाहर घूमने, सैर सपाटा करने या मनमोहक दृश्य के बीच ट्रैकिंग करने के लिए ये बहुत खूबसूरत समय है। अरे वाह, क्या बात है। तो हालांकि आपने कहा कि जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर समय हमें ध्यान रखना है कि किस मौसम में जाया जाए, मार्च और जून के बीच में जा सकते हैं। जी। और वर्ष का ये जो समय है ट्राउट और महशीर मछली पकड़ने के लिए भी बहुत बढ़िया माना जाता है, क्योंकि वहाँ जो मछलियां घाटी से होकर बहने वाली पब्बर नदी में बहुत सारी मात्रा में हमें मिलती भी है। अच्छा। और पब्बर घाटी को ज्यादा नहीं जाना जाता, लेकिन वहां पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। नेशनल हाईवे 22 पब्बर घाटी के पास से गुजरता है, जिससे बस, टैक्सी और निजी कार के जरिए सड़क मार्ग से वहां पहुंचा जा सकता है। और शिमला से एक आसान ड्राइव करने योग्य एक मार्ग जाता है, वो आपको सीधे घाटी तक भी ले जाता है। बिल्कुल। और पब्बर की सुरम्य घाटी शिमला से सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, और शिमला पहुंचने के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी परिवहन साधन आप चुन सकते हैं। हवाई, रेल, सड़क, जो जैसे जाना चाहते हैं वैसे जाइए, और फिर वहां से घाटी तक पहुंचने के लिए तो वैसे लोगों का ये कहना है कि सड़क का जो रास्ता है वो सबसे अच्छा है, वो ज्यादा सही है, तो उस तरीके से ही आप जाएं। और वहां का जो स्थित सबसे जो शहर है, जो अभी आपने बताया था ना, रोहड़ू, ये बिल्कुल पास में है, यहाँ पर आप रह सकते हैं। और रोहड़ू तक पहुंचने के लिए जो नगर निगम की जो बसें, राज्य परिवहन जो बसें होती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शिमला से रोहड़ू तक जाने के लिए जो है बसें भी वहाँ उपलब्ध है दीपा जी, आप बसों से भी आराम से जा सकते हैं। बिल्कुल। और पब्बर घाटी आपको कोई बेहतरीन ट्रैक तक पहुंचना मतलब सिखाती है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और जैसे मुख्य ट्रैकिंग जो है वहाँ हालांकि लोगों को कम पता होता है, लेकिन आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर ट्रैकिंग भी की जा सकती है। बिल्कुल। और ये आपको हिमाचल प्रदेश के इस रत्न का आनंद लेने के लिए सभी तरह के इलाके और दृश्यों से होकर आप गुजरते हैं, और बहुत ही खूबसूरत और शानदार दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। और जो ट्रैकर्स है, जिनको ट्रैकिंग करना पसंद है, तो उनके लिए तो ये पब्बर घाटी कहते हैं स्वर्ग है। और यहाँ का जो मनमोहक दृश्य होते हैं और भूभाग है, यानी जो पूरा एरिया है, और पहाड़ों और घाटियों के बीच में बहुत रोमांचकारी रास्ते हैं। तो जो माउंटेनियरिंग करना जिन्हें पसंद है ना, उनके अंदर की वो जो एक रहता है ना, जिसको भी पहाड़ों पे चढ़ना बहुत पसंद है, तो एक अंदर की वो जो एक अलग ही प्रकार की उथल पुथल रहती है, वो एकदम यहाँ करके शांत हो जाती है, और लोगों को जो अनदेखे जो विजन, जो दृश्य है वहाँ के, देखने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसा कि हमने कहा था कि जो चंद्रनहन झील है वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और साल में लगभग 8 महीने वो बर्फ से ढकी रहती है। सोचो कितना खूबसूरत दृश्य होता है। और इस झील को स्थानीय लोग बहुत पवित्र भी मानते हैं। झील अपने आप में बहुत ही मनमोहक है, साथ ही यहाँ से दिखने वाले नजारे भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। क्या बात है। और फिर इसके आगे जब आप जाते हैं तो ये वाला जो मार्ग है, ये रास्ता, हरे भरे घास के मैदान, शांत झील, घने ओक, देवदार के जंगल, यहाँ से गुजरते गुजरते जब आप जो वहाँ के लोकल चरवाहों के साथ आप जो ऊंचाई चढ़ने जाते हैं, चढ़कर आप पहुंचेंगे बोरान घाटी दर्रे तक, और जहाँ से आपको जो दृश्य देखने को मिलेगा वो तो बहुत ही सुंदर, बेहतरीन है। स्वर्गीय आनंद महसूस होता है जी। और इस तरह से हम कहते हैं कि ट्रैक हालांकि लंबा है, रोहड़ू से 24 किलोमीटर की दूरी पर यह आपको घने पेड़ों के बीच में से ले जाएगा, और आप नदियों के ऊपर से गुजरते हुए बंदरपूंछ पर्वतमाला, देवदार के वृक्ष और सुंदर घास के मैदानों, और लास्ट में यानी अंत में प्राचीन और शांत सरू झील के आकर्षक दृश्यों को देख सकते हैं। क्या बात है। तो रोहड़ू में भी आप रह सकते हैं, और वहां पर जो बेसिक
होटल जो बजट में मिल जाते हैं। अच्छा। और होम स्टे भी वहाँ पे मिल जाते हैं। और कैंपिंग, अगर आपको कैंपिंग का पसंद है कि टेंट लगा कर रहा जाए, हाँ। तो वैसे भी रह सकते हैं। अगर आपको पहाड़ियों को घूमना बिल्कुल पसंद है तो मंदाकिनी जी यकीन मानिए ये जगह बिल्कुल आपके लिए और हमारे उन साथियों के लिए जिन्हें ये ऐसी जगह जाना बहुत पसंद है। बस यही चाहती हूँ मैं कि साथ में शिकायतों की पोटली नहीं। बहुत अच्छी जगह घुमा के लाई हो, अब मन कुछ शांत हुआ है। तो अब आप ये बताइए मुझे, आप मुझे पसंद तो करती हैं ना? आपको? हाँ। माफी चाहती हूँ, मैं आपको पसंद नहीं करती। अरे मंदाकिनी जी, क्यों? ऐसा क्यों? नहीं करती, बस नहीं करती। बस यही तो सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है ना कि मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता। तो भाई ये सवाल आपके मन में होता ही क्यों है, आता ही क्यों है? जो व्यक्ति अपने आप से सवाल करता है कि मुझे सब पसंद करें, क्यों नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद से नाखुश हैं, है ना? ऐसा है? और क्या, आप में आत्मविश्वास की कमी है। आप तो सिर्फ ये चाहती हैं कि आपकी हम प्रशंसा करते रहें, बस तो आपको लगेगा कि मुझे सब पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रशंसा करते रहें, लेकिन बस ऐसा लगता है कि हाँ, सामने वाला मुझे देख के खुश रहे, मुझे मेरी हर चीज में उसको अच्छा लगे, मेरी बातें सुनना, या मेरी शिकायतें भी सुनना, और क्या अच्छे मैंने पहना है, क्या मैंने किया है, उस चीज को बस आप खुश रह के खुशी में और पॉजिटिव जवाब दें। अरे तो मैं तो आपको पिछले 1 घंटे से बराबर जवाब दे रही हूँ ना, और आपके साथी तो फिर आपको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था ना कि मैं आपको पसंद करती हूँ ना पसंद। समझ लीजिए कि मैं आपको कितना पसंद करती हूँ। जी, फिर यही सवाल कई लोगों के मन में रहता है कि मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता। हाँ, तो हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, ये आपका अपना वहम है। ऐसे लोग मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। पसंद करना किसी के वर्ण पर निर्भर नहीं करता, अभी तो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। जीवन में आप खुश रहें, किसी के काम आए, सामाजिक कार्य में रुचि दिखाएं, तो सभी लोग ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर पसंद करते हैं। जी, और एक और संदेश है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, ऐसा लगता है तो आप दूसरों को पसंद करना सीख लो। जैसा हम देते हैं वैसा ही पाते हैं। बिल्कुल। नजर से, शब्दों से, कृति से, सहकार्य से, या कभी कभी मूक रहकर। पसंद दिखने का हर एक का तरीका अलग अलग होता है। पहनना सीख लिया, पहचानना भी सीख लीजिए। हाँ, कह उठोगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। वाह, क्या बात है, हमें तो ये गीत याद आ गया। सपने सच्चे लगने लगे और नैन सारी रैन जगने लगे। तो देखिए, एक श्रोता लिख रहे हैं कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। दरअसल हर इंसान यही चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, और इस पसंद के कुछ कारण होते हैं। इंसान का अपना स्वभाव, गुण, इंसान का चाल चलन, चरित्र, अगर इनमें आप खरे नहीं उतरते हैं तो फिर आपको कोई पसंद क्यों करेगा? इसमें भी कोई दो मत नहीं है। अगर आपका स्वभाव उग्र है, आप गुस्सेल हैं, आप बात बात पर चिढ़ जाते हैं, आप सिर्फ अपनी जिद पर कायम रहते हैं, तो आपको कोई भी पसंद नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि हर इंसान आपको पसंद करे तो आपको इन पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और आप स्वयं भी जब किसी को पसंद करते हैं तो यही पैमाना आप भी देखेंगे, क्या कि भाई सब आपसे अच्छे से व्यवहार करें। वैसे कहावत है कि बेईमान इंसान भी ईमानदार आदमी को पसंद करता है। बहुत सुंदर। हाँ, बिल्कुल, है ना? और मुझे कोई पसंद नहीं करता, इस सवाल आपके भीतर की असुरता है या नहीं, तो इन बातों पर ध्यान दें। आप आपकी केयर करती हैं या नहीं, वह आपकी चीज को लेकर